नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विज्ञान में हम लोग जो देख रहे हैं पाठ तीन है बल तथा दाब भाग 4। इसके पहले हम लोग जो है कि 3 भाग देख चुके हैं इसी वीडियो के पहले जो है। अब इसके बाद हम लोग भाग 4 देखेंगे जिसमें जो है कि उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा, जब हम लोग किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो मोस्टली आप लोग देखे होंगे कि वह वस्तु जो होती है कि पानी के ऊपर आ जाती है या तो पानी में डूब जाती है। अब इसमें कौन सा बल कार्य करता है ये हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर मालूम है जैसे प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, उस बोतल को अगर हम लोग मालूम है उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए और पानी में डुबाइए तो आप देखेंगे कि वह पानी में नहीं डूबती, वह पानी के ऊपर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी होती है, इसलिए वह पानी में डूबता नहीं है। लेकिन अगर मालूम है उस बोतल को खोल दीजिए, ढक्कन को निकाल दीजिए और उसको पानी में डुबाइए तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बोतल के अंदर पानी भरते जाएगा वैसे वैसे वह बोतल पानी में डूबती जाएगी, और जब उसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा तब वह क्या होगी, पूरी तरह से डूब जाती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब हम लोग मालूम है एक बोतल ले लीजिए, उस बोतल में पानी भर दीजिए। अब पानी भरने के बाद एक टब ले लीजिए, उस टब को भी पूरी तरह से पानी भर दीजिए। तो जब आप बॉटल उस टब में डालते हैं तो आप देखते हैं कि न बॉटल नीचे जा रही है, न डूब रही है, न ऊपर आ रही है, बल्कि बीच में तैरती है। आप लोग देखिए यहाँ पर आपको एक प्रयोग कराया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको एक टब है, इस टब के अंदर देखिए पानी भरा हुआ है। जब बॉटल खाली रहती है तो एकदम ऊपर देखिए आके तैर रही है। लेकिन अब इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा बॉटल लीजिए और उसके अंदर जो है कि पूरी तरह से उसको पानी में भर दीजिए। पानी भरने के बाद इस टब में आप इसको डालिए तो आप क्या देखते हैं कि यह बॉटल जो होती है इस टब में डूबती नहीं है, बल्कि यह जो है कि टब में एकदम बीचों बीच अर्थात पानी के बीचों बीच में वो तैरती हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसके अंदर उत्प्लावक बल कार्य कर रहा है। इस उत्प्लावक बल के कारण वह जो है कि उसके अंदर डूबता नहीं है और न ही बाहर आता है। आपको मालूम है मोस्टली मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु कब डूबती है? जब किसी वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल उसको जो है कि नीचे की तरफ खींचता है, तब वह जो है कि वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। अर्थात उसका घनत्व जो होता है, आयतन अर्थात उसका कम होता है, तब वह वस्तु क्या होती है, डूबती है। लेकिन इसके अंदर आप देखिए आपको दिया है कि पानी से भरी बोतल पर नीचे की दिशा में प्रयुक्त गुरुत्वीय बल, जिसको हम लोग Fg बोल रहे हैं, नीचे की दिशा में यहाँ पर देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके विपरीत ऊपर की दिशा में प्रयुक्त बल द्वारा संतुलित हुआ होगा। यह बल बोतल के आसपास के पानी द्वारा निर्मित हुआ होगा। पानी में अथवा अन्य द्रवों में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। अब देखिए आपको मालूम होगा यह उत्प्लावक बल जो है आप देखेंगे तो पानी के आसपास से ही निर्मित है, यह कहीं से जो है कि तैयार नहीं हुआ। जैसे आपको मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कि हमेशा नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन यह उत्प्लावक बल जो होता है वह पानी के आसपास ही निर्मित हुआ है, और जिसके कारण वह बल जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात आप देख रहे हैं कि बॉटल जो है कि डूबती नहीं है बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ आती है। अर्थात इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। अर्थात यह जो है कि किसी भी द्रव में हो सकता है, चाहे जो है कि तैलीय पदार्थ हो चाहे द्रवीय पदार्थ हो, सभी में जो है कि यह उत्प्लावक बल हो सकता है। इसके अलावा गैसीय पदार्थों में भी उत्प्लावक बल जो है कि कार्य करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को उत्प्लावक बल कहते हैं। अर्थात नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल और जो है कि उस जल में निर्मित जो है कि जो संतुलित बल है, उस बल के कारण जो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगता है उसी को हम लोग उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग देखे होंगे कि गांव में मोस्टली हम लोग जो है कि कुएं से पानी निकालते हैं। कुएं से पानी निकालते समय मेरे प्यारे बच्चों, जब वह जो है कि बाल्टी डोरी से बंधी हुई जब तक मालूम है पानी के अंदर रहती है, तब उसको जो है कि खींचते समय हमको आसानी होती है।
लेकिन जब वह बाल्टी जो है कि पानी के ऊपर आ जाता है तब उसको खींचने में हमको समस्या होती है, अर्थात कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जब तक वह पानी के अंदर थी बाल्टी तब तक उसके अंदर उत्प्लावक बल कार्य कर रहा था, लेकिन जब वह पानी के ऊपर आ जाती है तब वहां पर जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींचता है और जिसके कारण हमको जो है कि उस बाल्टी को खींचने में कठिनाई महसूस होती है। इसके अलावा आप लोग और बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक लोहे की टाचनी ले लीजिए या लोहे की कील ले लीजिए। अब उस लोहे की कील को जब हम पानी में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वह लोहे की कील जो है कि पानी में डूब जाता है, लेकिन अब उसी कील को थोड़ा पीट कर हम लोग पतली उसकी चद्दरें बना दें, उसकी छोटी सी नाव बना दें, तो हम लोग देखते हैं कि वह नाव जो है कि पानी में जो है कि तैरती और डूबती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कि अभी देख रहे हैं कि उसका जो आयतन है, उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है। अब उस बढ़ने से उसके ऊपर नीचे से उत्प्लावक बल कार्य कर रहा है और जिसके कारण वह जो है कि नाव पानी में डूबता नहीं है। लेकिन जब कील था तब उसके ऊपर जो है कि उसका आयतन कम था, उसका क्षेत्रफल कम था और जिसके ऊपर उत्प्लावक बल जो है कि अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा था और जिसके कारण वह डूब गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्प्लावक बल है। अब देखते हैं कि उत्प्लावक बल किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। अभी यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे देखिए कि उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है? वस्तु का आयतन। वस्तु का आयतन, द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल अधिक होता है। अब देखिए, वस्तु का आयतन मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर वस्तु का आयतन, उसका आकार बड़ा है, पानी में जो डूबा हुआ जो पानी है उसकी अपेक्षा अगर उसका जो है कि आयतन अधिक है तो वह जो है कि अर्थात उसके ऊपर उत्प्लावक बल अधिक कार्य करेगा। जैसे नाव वगैरह होती है, आप लोग देखे होंगे। अब एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए, लकड़ी का जो है कि गुटका भी ले लीजिए तो उसका देखेंगे तो आप आयतन बड़ा होता है। अब वो लकड़ी के गुटका जो है कि पानी में डुबाइए तो नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि नीचे से अर्थात उत्प्लावक बल उसके ऊपर कार्य करता है और जिसके कारण वह लकड़ी का गुटका नहीं डूबता है। अर्थात जो पानी में डूबी हुई वस्तु का जब आयतन अधिक होता है तब उसका उत्प्लावक बल क्या होता है? अधिक होता है। पहली बात ये हुई। दूसरा, अभी आप देखिए, द्रव का घनत्व, जितना अधिक घनत्व उतना उत्प्लावक बल अधिक होगा। अभी घनत्व के बारे में आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको मालूम होगा कि साधारण पानी में और जो है कि नमकीन अर्थात समुद्र के पानी की, अगर दोनों पानी की बात करें तो ये दोनों पानी का जो है कि घनत्व अधिक होता है, अरे अलग अलग होता है। अभी साधारण पानी जो होता है, जो हम लोग मोस्टली पीते हैं, नदी में, नाले में, तालाब वगैरह में होता है, वह पानी जो है कि हम लोग मीठे पानी के नाम से जानते हैं। अर्थात जो इसका जो है कि घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन अगर समुद्र के पानी की अगर बात करें तो उस समुद्र के पानी में बहुत सारे लवण घुले होते हैं, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और जिसके कारण उस पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम मालूम है सादे पानी में तैरते हैं और समुद्र के पानी में तैरते हैं तो आपको मालूम होगा कि साधारण पानी में जो है कि तैरना बहुत कठिन होता है, तैरने जाएंगे जल्दी डूब जाएंगे। लेकिन अगर वही समुद्र में अगर तैरते हैं तो हमको जो है कि तैरना आसान पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पानी का घनत्व अधिक होता है, अलग अलग होता है। साधारण पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। जब वहां पे पानी का घनत्व कम होगा तो उसमें हमको तैरने में कठिनाई होती है, अर्थात हम जल्दी आसानी से तैर नहीं सकते हैं, उसमें डूबने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर समुद्र की पानी की अगर बात करें तो उसमें जो है कि नमक अर्थात बहुत सारे जो है कि लवण मिश्रित होते हैं और जिसके कारण उस पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है और उस पानी का घनत्व बढ़ने से उसमें हमको तैरना आसान होता है, अर्थात हम जल्दी डूबते नहीं हैं। तो यह पानी का घनत्व होता है। जिस पानी का घनत्व अधिक होगा उसमें उत्प्लावक बल क्या होता है? अधिक कार्य करता है, अर्थात उसमें वस्तु जल्दी डूबती नहीं है। और जिसका मालूम है उत्प्लावक बल जहाँ पे कार्य कम होगा वहां पे वस्तु जो है कि जल्दी डूब जाएगी। तो ये दो बातें होती हैं। आप इसको घर में भी कर सकते हैं कि एक गिलास पानी ले लीजिए, उस गिलास पानी के अंदर साधारण पानी लीजिए, उसमें आप जो है कि नींबू डाल दीजिए, आप देखेंगे नींबू डूब जाते हैं। लेकिन अब क्या करो, उस गिलास के अंदर 2-3 चम्मच जो है कि नमक डालो, अब उसके अंदर नींबू डालो या आलू डालो, तो आप देखोगे कि वो आलू या नींबू जो है कि उसके ऊपर तैरते हुए नजर आता है। क्यों?
क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उत्प्लावक बल दो चीजों के ऊपर जो है कि कार्य करता है। पहला मैंने आपको बता दिया वस्तु का आयतन, और दूसरा है वस्तु द्रव का घनत्व। अगर ये अधिक है तब जो है कि उत्प्लावक बल वहां पे क्या होगा, अधिक होगा। और एक बात आपको यहाँ पर दी गई है, उसको देखिए। क्या आप जानते हो यदि कोई पिंड द्रव में डुबाने पर वह पिंड द्रव में डूबेगा या ऊपर आकर तैरेगा या द्रव के अंदर तैरेगा, यह कैसे निश्चित करोगे? देखो तीन चीजें हैं, द्रव में डूब जाएगा या द्रव के ऊपर आकर तैरेगा या द्रव के अंदर तैरेगा। तो देखिए इसकी तीन बातें यहाँ पर आपको दी गई हैं। जैसे पहला आपको दिया है यदि उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा अधिक हो तो वह पिंड जो है कि तैरेगा। अभी देखिए उत्प्लावक बल अगर अधिक है और पिंड का भार कम है, वजन कम है, तब जो है कि क्या होगा, वह जो है कि उसके ऊपर तैरेगा। अगर उत्प्लावक बल अगर कम हो जाएगा और पिंड का भार अधिक होगा तब वह वस्तु उसमें क्या होगा, डूब जाएगा। ये पहली बात हुई। दूसरा आपको दिया है कि उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम हो तो पिंड डूबेगा। मैंने आपको बताया कि अगर उत्प्लावक बल जो होता है वह पिंड के भार की अपेक्षा जो है कि कम है, तब क्या होगा, वह वस्तु उस पानी के अंदर उस द्रव में क्या होगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर उत्प्लावक बल ज्यादा होगा तब उसमें डूबेगी नहीं बल्कि वो तैरेगी। और लास्ट बात आपको दिया गया है कि उत्प्लावक बल पिंड के भार के बराबर हो तो वस्तु द्रव में तैरेगी। अगर मालूम है उत्प्लावक बल और पिंड का भार दोनों समान है, दोनों इक्वल है, तो वह वस्तु न पानी में डूबेगी न उसके अंदर तैरेगी, बल्कि दोनों जो है कि एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, तैरेंगे, अर्थात तैरेंगे। क्योंकि दोनों का जो है कि भार एक समान होता है तो वस्तु द्रव पे क्या होगी, तैरेगी, मतलब उसमें डूबेगी नहीं। तो ये तीन चीजें हैं। ये पूरा जो है कि उत्प्लावक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वस्तु के भार से अगर उत्प्लावक बल अधिक है तब वह वस्तु जो है कि उस पिंड के ऊपर अर्थात द्रव में तैरेगी। दूसरा है अगर उत्प्लावक बल पिंड के भार की अपेक्षा कम है तब वह वस्तु उस द्रव में क्या होगी, डूब जाएगी। अगर मालूम है उत्प्लावक बल और पिंड का भार दोनों इक्वल है तब वह वस्तु क्या होगी, तैरेगी। ये तीन चीजें हैं उत्प्लावक बल को जो है कि वस्तु को डूबते समय या उसमें जो है कि तैरने के लिए। और लास्ट आपको दिया है मेरे प्यारे बच्चों आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी के अर्थात उत्प्लावक बल के ऊपर ही कार्य करता है। देखते हैं हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। उन्होंने क्या किया था, दो टब लिया था। ये आप देख रहे हैं एक टब है, इस टब के अंदर एक रबड़ ले लिए और उस रबड़ के ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक वजन जो है कि बांध दिए, चाहे पत्थर बांध दीजिए चाहे कोई वजन बांध दीजिए। अब उन्होंने क्या किया था, इस रबड़ को इस टब में लटकाया। अब उस रबड़ को मतलब कि इसकी रबड़ की जो लंबाई जितना अधिक है इस लंबाई को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। अर्थात देखते हैं कि यह जब टब खाली था तो इस टब में इस रबड़ की जो लंबाई आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, अर्थात इसकी लंबाई को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। अब इस टब में हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी डालते हैं। अब टब में जैसे जैसे इसके अंदर पानी बढ़ रहा है, यह जो कि देख रहे हैं कि इसकी लंबाई अर्थात जो आपको रबड़ की लंबाई दिख रही है वह धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जब यह मालूम है पत्थर का टुकड़ा पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तब इसकी लंबाई क्या होती है, स्थिर हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लंबाई को बढ़ी है लेकिन यहाँ पे लंबाई जो कि रबड़ की क्या है, कम हो गई है। ये क्यों हो गई है, इस उत्प्लावक बल के कारण। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब यह टब खाली था तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं कर रहा था, केवल उस वस्तु को नीचे की तरफ अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था, जिसके कारण उस रबड़ की लंबाई तन गई, अर्थात रबड़ की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन जब जैसे उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी डालना शुरू करते हैं तो देखते हैं रबड़ की लंबाई धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। रबड़ की लंबाई कम क्यों हो रही है, क्योंकि उस पत्थर के टुकड़े के आसपास का जो मालूम है पानी का जो घनत्व था वहां पर जो दिखाई दे रहा है उसके कारण एक बल निर्मित होता है और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं।
वह उपप्लावक बल नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है, जिसके कारण उस धागे की लंबाई क्या होती है, कम होती जाती है। और यही जो है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और यह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। अगर आपको मालूम होगा कि कोई कोई पात्र ले लीजिए, उस पात्र में एकदम पूरा पानी भर दीजिए। अब उस पात्र के अंदर पानी भरने के बाद एक रस्सी से बंधा हुआ कोई भी पत्थर का टुकड़ा उसके अंदर डालिए, तो आप देखेंगे कि जितना मालूम है पत्थर का टुकड़ा का आयतन होता है, उतना पानी उस टब से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अर्थात जितना उसकी जगह होती है, उस जगह के बराबर वह उसके अंदर अपना क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है। अर्थात वही आपको बताया गया है कि वह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी के आधार पर उन्होंने जो है कि बहुत सारे जो है कि प्रयोग किए, बहुत सारे गणित में जो है कि उन्होंने बहुत से, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि कुप्पी वगैरह है, सभी का जो है कि उन्होंने उपयोग किया और जिसके कारण इनका सिद्धांत जो है कि आगे के कार्यों के लिए कार्यान्वित हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखी। अब इन सारी चीजों को आप जो है कि बार बार इस वीडियो को देखिए और जो पूछे गए प्रश्न हैं, जो गृह कार्य आपको दिए गए हैं, उसको कीजिए और साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार को वीडियो में इसको शेयर कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे पहला गृह कार्य दिया गया है कि उत्प्लावक बल किसे कहते हैं। दूसरा है उत्प्लावक बल किन बातों पर निर्भर होता है। मैंने आपको दो बातें वहां बताया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये तीन प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप जो है कि लिखकर शुक्रवार और शनिवार को आपके 8वीं क्लास का जो ग्रुप वीडियो है उसमें जो है कि इसको भेजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।